सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि कैसे किस एग्ज़ाम को आप क्रैक करके एक नौकरी पा सकते हैं बड़े आसान तरीके से। कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है और कैसे कैसे उसकी तैयारी करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर बात करें तो हमारे जो टीजीटी उर्दू की नई वैकेंसी आने वाली हैं या टीजीटी की DSSB से जितनी भी वैकेंसी वाले हैं उन सबकी स्ट्रेटजी लगभग एक ही जैसी है, एक ही जैसा प्लान आपको करना है। बहुत सारे साथियों की हमारे क्वेरी आ रही थी, बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मुझे कई पर्सनल मैसेज आए हैं, क्योंकि जो 809/24 DSSB का जो अभी 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी के लिए, उनमें से कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं और कुछ के अभी बाकी हैं, और टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट भी आ गया है। आपने देखा भी होगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा स्कोर कार्ड डला हुआ है। टीजीटी उर्दू के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा स्कोर रहा है 119.39, जिसमें से 62 प्लस स्कोर मेरा जनरल पेपर में है और लगभग 55 के आसपास मेरा स्कोर उर्दू सब्जेक्ट में है। उर्दू सब्जेक्ट से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा वो बाखूबी जानते होंगे कि फ़ॉन्ट में इस कदर दिक्कत थी कि वहाँ पढ़ना मुश्किल हो गया था, और बड़ी कठिनाइयों का सामना करके वो एग्ज़ाम जैसे तैसे करके हम लोगों का अल्लाह के रहम करम से क्वालिफाई भी हो गया है। और अभी जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ई-डोज़ियर कंप्लीट होने के बाद, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स या उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना एक अच्छा समझा, ताकि आप लोगों को मेरे मशवरे से या बाकी लोगों से जिनसे भी मैंने राय वगैरह ली है, जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है, उसको मैं देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तैयारी करनी है। उसका पूरा प्लान जिस तरह मैंने किया था या बाकी हमारे साथियों ने किया था, उसी के तहत आपको भी अपनी तैयारी को चार चांद लगाने हैं। पिछली बार जनरल मेल में 174 सीट थी और फीमेल के लिए लगभग 222-23 ऐसे करके कुछ सीटें थी। लगभग 600 प्लस वैकेंसी आई थी टीजीटी उर्दू के लिए। बाकी सब्जेक्ट की भी बात करें तो कुछ सब्जेक्ट में वैकेंसी बहुत कम थी और कुछ सब्जेक्ट में ठीक ठाक वैकेंसी थी, जो DSSB जैसे हमेशा देता रहता है। अभी 2025 चल रहा है और इस साल के लास्ट तक आपको एक और नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, और उसमें उर्दू और पंजाबी वगैरह की जो सीटें हैं बहुत कम हैं। इंग्लिश की अगर देखें तो काफ़ी संख्या है उनकी सीटों की, चाहे मेल और फीमेल दोनों में ही, और एसएसटी में भी इस बार सीटें बढ़ी हैं। बाकी सब्जेक्ट में लगभग सभी में सीटें बढ़ी हैं। उसकी जो वीडियो की कटिंग है मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल बात आपको बताना चाहूँ कि कैसे मैंने उसकी तैयारी की थी, क्योंकि उर्दू की कट ऑफ हमेशा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि 80 से प्लस ही रहती है। मतलब जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। आगे वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, DSSB जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है, नए RR के साथ वो वैकेंसी आएगी। जैसा कि 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए जनरल मेल के लिए, और फीमेल के लिए वैसे जैसे था वैसे ही एज का क्राइटेरिया आपका रहेगा। उससे पहले जनरल पेपर में जो हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, उसमें 40% नंबर लाना अनिवार्य था। इस बार वो अनिवार्यता को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे उर्दू की जितनी भी सीटें हैं लगभग फुल होती नज़र आ रही हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और डीवी होने के बाद इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो उसमें कुछ सीटें खाली रहने का अनुमान भी है। बाकी सब्जेक्ट का हाल भी वही है। अगर मैंने उर्दू के लिए बोला तो ऐसा नहीं है कि ये हाल उर्दू में ही है, बाकी लगभग सब जगह यही हाल है। वेटिंग लिस्ट लगभग नहीं आएगी, क्योंकि NDMC और DOE दोनों वैकेंसी जारी कराता है, और जहाँ 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएंगी तो RR में ये साफ लिखा हुआ है कि वहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब जैसे उर्दू वालों ने अभी ई-डोज़ियर फिल कर दिया है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो OBC में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में सीटें खाली रहेंगी। हो सकता है उसमें नई वैकेंसी जो आने वाली है उसमें उसको जोड़ दिया जाए। अगर नहीं भी आएंगे तो फिलहाल मेल में 29 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, और लगभग 100 के आसपास 95-96 ऐसे करके फीमेल में है टीजीटी उर्दू में। और बाकी सब्जेक्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिए, तो उसमें सारे सीटों का आपको अनुमान लग जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट से भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं वहाँ से भर के अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तैयारी कैसे करना है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको
सबसे पहले जैसे आप टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी में आपको 200 नंबर का पेपर मिलता है और पीजीटी में आपको 300 नंबर का पेपर मिलता है, जिसमें जनरल पेपर जो रहता है वो 100 नंबर का रहता है। सब्जेक्ट आपका टीजीटी में 100 नंबर का आता है और पीजीटी में 200 नंबर का आता है। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और जनरल पेपर का सिलेबस DSSB की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ जाकर आप सिलेबस डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। उसके अलावा बाहर से फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। उर्दू वाले बच्चों के लिए विशेषकर जैसे कि एक बात रहती है कि उर्दू उनका ठीक ठाक रहता है, लेकिन जनरल में वो पीछे रहते हैं और वो जो फाइनल कट ऑफ या कट ऑफ रहती है उसके आसपास रह के नौकरी नहीं ले पाते हैं। मेरा 120 स्कोर कैसे आया? जनरल आपको पढ़ना है, जिसके लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ, स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा। महेश वर्णवाल की एक जीके की NCERT का सार है, वो बुक ले लीजिए आप, और किसी भी एक कोचिंग सेंटर से आप उसकी कोचिंग भी ले सकते हैं यूट्यूब से ही। अगर पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं भी पढ़ना चाहें तो आपका उसी बुक से एक से काम चल जाएगा, लेकिन आपको बुक पढ़ना है। एक बार से आपका कुछ नहीं होगा। अगर पहले से ही आपका GS ठीक है तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से और प्रीवियस ईयर जो बुक वगैरह आप लेके उससे काम चला सकते हैं। सेकंड नंबर आता है आपका रीजनिंग में। रीजनिंग अगर आपकी ठीक है तो अच्छा है, अगर ठीक नहीं है तो इसके लिए आप यूट्यूब से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक चैनल से। चाहे वो RWA में खासकर देखता हूँ, रोजगार विद अंकित। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका मैं अगर नाम लूँ तो एग्जामपुर है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, अड्डा 24/7 है। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो आप प्रैक्टिस सेट वहाँ पर लगा लीजिए। अगर आपके पास कोर्स खरीदने का सोच रहे हैं आप जनरल पेपर के लिए, क्योंकि ज़रूरी होता है, जनरल पेपर ही आपको मार्क्स दिलाता है और वहीं से नौकरी मिलती है आपको। और अगर जनरल पेपर ठीक नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं, और वो आपके लिए बड़ा दुख का मौका होता है उस टाइम पे। तो आप मेरे कहने से अगर आपको प्रेफरेंस देना है किसी भी एग्ज़ाम वाले को, कोचिंग को, तो उसके लिए मैं, अगर आपकी सब्जेक्ट पहले से हिंदी, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ अगर आपका ठीक है तो अच्छी बात है। और अगर ठीक नहीं है, अगर बहुत कमज़ोर हैं आप, उसके लिए आप SSC GD का कोई भी एक कोर्स खरीद लीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं प्रेफर करूँगा आपको रोजगार विद अंकित। उसमें भी दीपक भाटी अगर कहीं से मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। SSC GD के लिए उन्होंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैथ के, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और भी 2-3 चैनल हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और नाम लेना सबका मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के लिए भी या तो उनकी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ा है मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। रोजगार विद अंकित से मैंने पढ़ा है और दीपक भाटी से मैथ पढ़ा है, तो उन्होंने मेरा मैथ एकदम बढ़िया करा दिया था। SSC GD के उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप SSC GD के, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, GK का भी, और हिंदी इंग्लिश दोनों का वहीं से लगा सकते हैं। SSC GD मेरे हिसाब से ठीक रहता है, मैं जहाँ तक मैंने देखा है तो वहीं से क्वेश्चन फंसते भी हैं। उसके बाद आप जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह का पास ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पहले आप पढ़िए अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, और वो सारे सब्जेक्ट अपने सबसे पहले आप कंप्लीट करिए। और हिंदी के लिए अगर मैं कोई बुक सजेस्ट करता हूँ तो यूनिवर्सल की सामान्य हिंदी या लूसेंट की हिंदी आप देख सकते हैं। लूसेंट का आप GK वाली बुक भी ले सकते हैं, और महेश वर्णवाल मेरे हिसाब से ठीक ठाक बुक है। रीजनिंग की आपको बुक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैथ की आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे देख के प्रैक्टिस करिए, या कोई एक कोर्स आपको अगर सस्ता ख़रीदना है तो आप SSC GD का कोर्स ख़रीद लीजिए। उस टीचर का ख़रीदिए जहां आपको मैथ रीजनिंग पढ़ने में आसानी हो और आपको अच्छे से समझ आए। हिंदी इंग्लिश आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ से आप कम से कम टारगेट बना के चलिए कि 60+ या 70+ आपका एग्ज़ाम में नंबर आए। जो जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, या फिर हमारा मैथ हुआ, या उर्दू हुआ, या पंजाबी हुआ, जिसकी कट ऑफ कम रहती है, 100 के आसपास रहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 50+ आपका स्कोर जनरल पेपर में होना चाहिए। 40% नंबर की अनिवार्यता हटने के बाद अब लोगों ने ये सोच रखा है कि वहाँ 40% नंबर लाना ज़रूरी नहीं है, तो उसकी तैयारी कम ही करेंगे, जबकि स्कोर वहीं से गेन होता है आपका। अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं तो जनरल पेपर आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपका जनरल पेपर स्टार्ट होगा, 20 क्वेश्चन जनरल से आएंगे, 20 हिंदी से, 20 रीजनिंग से, 20 मैथ से, और 20 ही क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। पहला पोर्शन आपका GK ख़त्म हो गया तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। माइनस मार्किंग रहती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो तुक्का लगाने की, कि ये तुक्का कैसे लगाना है। तो तुक्का नए आदमियों के लिए नहीं होता है, तुक्का उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा हो, और उसमें से आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आया है और उसमें से ऑप्शन आपको आते हों। जैसे आपसे पूछा कि
अछूत वाला जो एक आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है। तो उसमें आर्टिकल 13 दे देगा, 14 दे देगा, 15, 16, 17 ऐसे करके दे देगा आपको। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पता है कि आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप उन जो उसके 4 ऑप्शन दिए उनको काट सकें। अगर आप 2 काट सकते हैं तो 2 में आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, आपसे सोल्व ही नहीं हो रहा, तो आप कोशिश मत करिएगा तुक्का लगाने की, क्योंकि वहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग है, जो आपने मार्क्स पाए हैं वो भी आप खो बैठेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मैथ में भी, रीजनिंग में भी। अगर आप काट रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, आपको पक्का पता है 2 ऑप्शन रह रहे हैं, तो वहाँ आप तुक्का लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चन में। ये हुई तुक्का लगाने वाली बात। और दूसरी बात मैं अभी उर्दू में आपको दिखाऊंगा तुक्का कैसे लगाते हैं उर्दू में। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और यूट्यूब से पहले देख के प्रैक्टिस करिए वो कैसे करा रहे हैं, वो तरीके आप सीखिए। सीखने के बाद आप टेक्स्ट बुक वगैरह से पास लेके वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, जो उन्होंने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए टेस्ट बनाए हुए हैं जनरल पेपर के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में भी 90 नंबर सब्जेक्ट आता है, 10 नंबर आपका जो टीचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। उसमें 90 नंबर में भी आपको 20-20 नंबर के आपको पोर्शन बाय पोर्शन खुलता है वो आपका। जैसे 20 नंबर का पहला खुलेगा, उसके बाद आप उसमें वापस नहीं जा सकते हैं अगर आपने सबमिट कर दिया है तो इसलिए आप बड़े ध्यान से उनको सोल्व करके तब आगे बढ़िएगा। 10 नंबर जो लास्ट में आते हैं वो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। उसमें आप कोई भी एक बुक या यूट्यूब वगैरह से वहाँ देख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपको पढ़ना कैसे है, उर्दू वालों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ उर्दू लाइब्रेरी नाम से एक PDF डाउनलोड कर लीजिए आप। PDF में आप 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी उर्दू की बुक हैं NCERT की, वो पढ़ लीजिए। एक दिन में आप एक बुक आराम से पढ़ सकते हैं। पहले उनको 2-4 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एक बुक आएगी उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़, जिसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक भी आपको कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करा दिया जाए। उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। तैयारी करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे, उसके बाद सब तैयारी करेंगे तो आप और वहाँ वो एक ही लाइन में लग जाएंगे, एक ही जगह पर रुक जाएंगे। आपको पहले से ही अच्छे से तैयारी करके चलनी है। उर्दू सबका अच्छा होता है, जनरल पेपर बहुत कम लोगों का अच्छा होता है, इसलिए आपको उसकी तैयारी करके चलना है, ताकि आप उन लोगों से दौड़ में आगे रहें। हमेशा आपको दौड़ में आगे रहना है, उनसे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जब सब लोग तैयारी करेंगे तो उसी टाइम आप तैयारी करेंगे, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा, बस फ़र्क कुछ लोगों के साथ यही होता है कि आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। यही सब एक साथ सबके साथ होता भी है, ये सब हुआ भी है अभी। अब जैसे आपने जनरल कंप्लीट कर लिया, NCERT कंप्लीट कर ली, उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख भी NCERT की ही बुक है। उसके बाद आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में से वो सारी चीज़ें पढ़िए आप जो सिलेबस में दी गई हैं, NCERT की बुक से पढ़िए। चाहे कोई भी एक बुक खरीद लीजिए उर्दू के लिए, जैसे कुछ लोग ज़ियाए उर्दू पढ़ते हैं, कुछ लोग गेसूए उर्दू पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी गाइड हैं जहाँ से आप उसी टॉपिक को पढ़िए। एक बार नहीं, एक दिन में एक टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए। उसी एक टॉपिक को चाहे 4 बार पढ़िए, चाहे 5 बार पढ़िए। किसी एक यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास सिलेबस है, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप ग्रेजुएशन का सिलेबस या पोस्ट ग्रेजुएशन का उर्दू का सिलेबस लेके वहाँ से डिस्टेंस मोड वाली बुक से पढ़ सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी आपको ठीक लगती हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यही हाल TGT में है, यही हाल PGT में है। बस फ़र्क इतना है कि PGT में 180 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे, यहाँ 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मिलेंगे। स्कोर का टारगेट आपको 100+ लेकर चलना है, उर्दू वालों के लिए हो चाहे वो कोई दूसरा सब्जेक्ट हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बढ़ के जाती है, तो वहाँ 125-130 का टारगेट लेकर आपको चलना है। जैसे खासकर SST है तो आपको 130 का टारगेट, 130+ का या 120 से ऊपर ही आपका टारगेट रहना चाहिए, तभी आप नौकरी इन सब्जेक्ट में पा सकते हैं। उर्दू हो या बाकी सब्जेक्ट के लिए 100+ में आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो और बुक हैं उसकी जो मैं लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जो उर्दू का आया है, वहाँ तुक्का कैसे लगाना है उसकी वीडियो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से अगर हम समझें तो DSSB, जिसमें मेल की एज इस बार आएगी 30 साल, और इसमें CTET ज़रूरी होता है जैसे आपको पता है, और मेल की एज 30 साल। सब्जेक्ट में इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एग्ज़ाम होगा TGT और PGT का। जनरल में इसमें जनरल के OBC अदर स्टेट वाले जो होते हैं वो भी जनरल में काउंट होते हैं। OBC ओनली दिल्ली का ही काम करता है, बाकी SC ST इसमें
काम करेगा आपका, कहीं का भी है तब। मेन जो फ़ायदा है इसमें अब सबसे ज़्यादा ये होगा कि 30 साल से ऊपर वाले यहाँ फ़ाइट नहीं करेंगे, और सीटेट के बगैर यहाँ आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ये 2 बेनिफिट हो गए हैं। अगर जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं और जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, फुलफ़िल कर पा रहे हैं, उनके लिए बड़े अच्छे मौके रहते हैं ये। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, कैसे कैसे कराता है। 100 नंबर जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह है, ये सभी के लिए हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ टीजीटी के लिए देखेंगे तो 90 नंबर, यहाँ पीजीटी के लिए देखेंगे तो 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर 90 क्वेश्चन, इधर 180 क्वेश्चन। ये सबके लिए सेम होता है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। टीचिंग के यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि 40% की जो अनिवार्यता रहती थी जनरल पेपर में, उसको ख़त्म कर दिया है, और आपका सब्जेक्ट में 40% नंबर लाना दोनों साइड में ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात रहती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इससे नुकसान होता है। ये जब तक 40% रहा तो कभी भी टीजीटी उर्दू की सीटें नहीं भरी, और इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टीजीटी उर्दू की सीटें फुल भर जाएंगी। मेल फीमेल में थोड़ी बहुत खाली रह सकती हैं, नहीं तो मेल में लगभग, जनरल की तो सभी भर जाएंगी, ओबीसी में भी भर जाएंगी, और एससी एसटी की सीटें सिर्फ खाली रहेंगी। अगर इसमें देखें तो यहाँ जो मैंने आपको पीछे भी बताया था वीडियो में कि ये 20-20 नंबर के एक तरह से फाइल टाइप की खुलती है और पोर्शन बना दिए जाते हैं। पहले 20 नंबर का अगर आप, जैसे हिंदी है मान लीजिए, यहाँ से आपने जी के चालू किया, 20 नंबर जी के आपने कर दिया, चाहे आपने उसमें चाहे 10 किए हैं, 5 किए हैं, 20 के 20 किए हैं। अगर आपने एक बार इस सेक्शन को सबमिट कर दिया तो अगले सेक्शन पर जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। यही हाल सारे सेक्शन का रहता है। 20 सेक्शन, ए सेक्शन, बी सी डी ऐसे करके चलेगा ई तक, और 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन है। एक बार सबमिट करने के बाद उस सेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते। बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसका लोगों को पता भी नहीं होता है, और यहाँ अगर टाइम वेस्ट कर दिया आपने तो टाइम गवा देंगे आप। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। इसीलिए मैंने बोला है कि टेक्स्ट बुक वगैरह का जो आप कोर्स खरीद लीजिए पास, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको टाइम का सही मैनेजमेंट करना आ जाए। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे सब्जेक्ट की, तो इसमें भी 20-20 नंबर का सेक्शन रहता है, और लास्ट वाला 10 नंबर का, और 10 नंबर का टीचिंग वाला, ऐसे करके चलता है। इसमें भी अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया सेक्शन, तो वापस दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं आप। ये नुकसान भी होता है कुछ लोगों को और फ़ायदा भी होता है। जिन चीज़ों को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अगर आपको चीज़ें पहले से ही ये सारी समझ आ गई कि कैसे कैसे होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप उस रेस में बाकी लोगों के मुकाबले सबसे आगे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, और कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली का, बाकी जगह हो, लेकिन ख़ासकर दिल्ली में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक हमारे पास हिंदी की बुक है, ये इसका नाम है यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, 6ठा संस्करण जैसे अभी चल रहा है। जो अपडेटेड वर्जन हो, संस्करण हो इसका, वो आप ख़रीद के इसको हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, लगभग 261 रुपये की यहाँ पर मिल रही है। यहाँ देख लीजिए, मार्केट में सस्ता मिले वहाँ से खरीद लीजिए। किसी के पास पुरानी अगर बुक मिल जाए, नया संस्करण हो, पुराना संस्करण, तो वो भी ले सकते हैं आप। एनसीईआरटी वन लाइनर आप पढ़ सकते हैं। ये महेश कुमार वर्णवाल जो आईपीएस थे, और कुणाल शर्मा की लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। इसलिए संस्करण आपको पुराना अगर फ्री में मिल जाए तो वहाँ से ले लीजिए, रखा हुआ किसी के पास मिल जाए, नहीं तो नया संस्करण अगर आपको खरीदना है तो नया संस्करण खरीद लीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप किसी भी एक ऐसे टीचर को पकड़िए यूट्यूब पे जो आपको समझाए अच्छे से, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने सजेशन दिया है रोजगार विद अंकित को, और भी 1-2 चैनल हैं जिनकी वीडियो मैं आपको नीचे लगा के प्लेलिस्ट दिखा दूंगा कि यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बहुत ख़ास चैनल और है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, गौतम क्लासेस करके है। वो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके सबकी आपको प्रैक्टिस कराते हैं। प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कराते हैं, नए प्रैक्टिस सेट बना के भी आपको प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब पे फ्री। और अगर आपको उनका बैच लेना है तो फुल जनरल पेपर का या सब्जेक्ट वाइज भी आप खरीद सकते हैं। मोस्टली अगर मैं बात करूं, मेरे जो 62 नंबर आए उसमें भी मेरा इंग्लिश मुझको नहीं आती है बहुत अच्छी, हो सकता है 2 या 3 नंबर आए होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं आए होंगे। अटैम्प्ट की अगर बात करूं तो मैंने 199 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि प्रैक्टिस मैंने कर रखी थी अच्छे से। टाइम मेरा फ़ॉन्ट ख़राब होने के बावजूद भी 5-10 मिनट बच गया था। इसको चेक करने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि वापस नहीं जा सकते आप सेक्शन में, इसीलिए मेरा वो चेक करने वाला समय रह गया। एक क्वेश्चन छूट गया था, वो भी धोखे से, नहीं तो मुझको पूरे 200 अटैम्प्ट करना है। 200 अटैम्प्ट अब आपको नहीं करना है। अगर आपको सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से आप
जो एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर काटना सीख रहे हैं आप ऑप्शंस को तो आप तुक्के लगा सकते हैं, अन्यथा आपको तुक्के लगाना बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। मेरे साथ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको ये बड़ा उल्टा पड़ गया है तुक्के लगाना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, कुछ सब्जेक्ट में फंस गए और कुछ जो है पूरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, तो उनको बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में उनको लगा लेना। कुछ बंदे ऐसे भी थे जो और स्कोर बढ़ा सकते थे, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो और स्कोर जिनका बढ़ा हुआ था उन्होंने अपना स्कोर घटा लिया है। ये सारी बातें हो गई हैं, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि उर्दू में आपको तुक्का लगाना कैसे है, समझिएगा बड़े अच्छे से। और ये सब सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू के लिए मैंने वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, तो ये सिर्फ उर्दू में काम करेगा। चलिए आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रीवियस ईयर का पेपर TGT उर्दू का। ये हम DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ क्वेश्चन बैंक के नाम से एक सेक्शन दिया हुआ है इन्होंने। वहाँ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं, चाहे ऑफलाइन वाले हों ऑनलाइन वाले हों, 2 सेक्शन बना के दिए हुए हैं। ये DSSB PGT 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको तुक्का लगाना है। और तुक्का लगाने के लिए बड़ा आसान तरीका इसमें दिया हुआ था, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 118। इसमें किस्सा ताजुल मुलूक और बकावली का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमे का सेहरा किसे जाता है। निहाल चंद्र लाहौरी इन्होंने दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वैसे ही 2 बार क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि एक हिंदी मोड होता है और एक उर्दू मोड, तो यहाँ उर्दू ही है तो इसलिए 2 बार क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आया है, मीर तकी मीर ने दहली से नकल मकानी करके किस शहर को अपना मस्कन बनाया था। अब आपको मीर तकी मीर के बारे में जानकारी होगी। मीर तकी मीर जैसे आपको पता होगा कि आगरा, दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, यहाँ जाके रहे, तो लखनऊ पे आपने ऑब्जेक्ट ये इसको सेलेक्ट कर लिया और आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। आगे मसनवी दरियाए इश्क किसकी तख्लीक है। अब जैसे आपको पहला जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था 118, 19 जो भी था, 119 क्वेश्चन, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं थी तो यहाँ से आप देख सकते थे 120 क्वेश्चन से मसनवी दरियाए इश्क किसकी तख्लीक है, या इसको आपको नहीं पता तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन किसके बारे में था, मीर तकी मीर के बारे में, और यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में है, मीर तकी मीर के बारे में। पुराना क्वेश्चन अगर आपको याद था इससे पहले वाला, तो आप यहाँ तुक्का लगा सकते थे मीर के बारे में, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट किया जाता है मीर के बारे में तो मीर से ही क्वेश्चन आएंगे। और किसी और से सेट, दबिस्तान दिल्ली से सेट किए जा रहे हैं तो दबिस्तान में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ ऐसे ही, जो एक जगह से जिस भी चैप्टर से लिए गए हैं वहाँ लगातार क्वेश्चन लिए जाते हैं। यहाँ आप तुक्का लगा सकते थे मीर तकी मीर में। आगे अगर आप बात करें, अब क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आया है फिर 121। अब फिर मीर तकी मीर से क्वेश्चन है, मीर तकी मीर से मंसूब शोरा का तर्ज गिरा है, कौन सा है। निकातो शोरा मीर तकी मीर ने लिखी है, उनमें किन किन शोरा का, कितने शोरा का जिक्र किया, वो सब आपको जानकारी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं निकातो शोरा मीर तकी मीर की है, यहाँ आप तुक्का लगा सकते हैं। उससे अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएँ 122 नंबर पे, तो मीर तकी मीर की ममदो, ये फिर मीर तकी मीर का क्वेश्चन आ गया 122 पे। अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद है तो यहाँ आप लगा सकते हैं। 123 नंबर पे अगर फिर जाएँ, मीर तकी मीर के वालिद का क्या नाम, फिर मीर तकी मीर से क्वेश्चन आ गया, तो मीर मुत्तकी उनका नाम था, तो अली मुत्तकी यहाँ दिया हुआ है। ये 123 नंबर हो गया। अब 124 पे जाएँ, उर्दू में मुसल्लस व मुरब्बा नज़्म किसकी ईजाद है। फिर आपने आगे पीछे देखा कि मीर से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ तुक्का लगा सकते हैं मीर पे, फिर मीर का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद अगर आगे देखेंगे हम, तो अब क्वेश्चन चेंज हुआ है, जैसे शमसुल उलमा जेल में से किसका लक़ब है, तो यहाँ आपने डिप्टी नसीर अहमद लगा दिया, 125वां क्वेश्चन है। ठीक है, 125वां क्वेश्चन आपने लगा दिया। उसके बाद आइए 126वां क्वेश्चन, ये फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का क्वेश्चन आ गया। जेल में से दी गई कौन सी नसरी तसनीफ डिप्टी नज़ीर अहमद की, बिनातुल नाश इब्नुल वक्त और मिरातुल उरूश इब्नुल वक्त और बिनातुल नाश। इस तरह आपको याद होगा तरतीब वाइज कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई हैं, ये उनकी तसनीफ़ हुई। ठीक है, आपने 126वां क्वेश्चन वैसे ही तुक्का लगा दिया किसका है किसका नहीं है। एक दूसरे से आपको देख के एक दूसरे क्वेश्चन को आगे और पीछे वाले को आपको तुक्का लगाना है। फिर अगर तुक्के वाली बात है तो अकबरी और असगरी किस नावल का किरदार है, मिरातुल उरूस का है, आपको पता है, और किसकी लिखी हुई है, डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है। ये फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का क्वेश्चन है 127वां। 128 पे जाएंगे तो फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का क्वेश्चन है। उसके बाद 128 के बाद अगर 129 क्वेश्चन देखेंगे फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का है। तो आपको एक जगह से पढ़ लेना, और ये सिलेबस आप देखेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद उसमें ज़रूर दिया गया होगा, तभी इतने क्वेश्चन थे। मीर तकी मीर से कितने क्वेश्चन हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद से कितने क्वेश्चन हैं, ये सब आपको पढ़ लेना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद इंडियन पैनल कोड वाला फिर आ गया कि मजमुआ ताज़ीरात हिंद का सेहरा किसको जाता है, फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का क्वेश्चन है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुक्के आपको लगाना कैसे है।
तुक्का लगाने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए, नकल के लिए जैसे अकल चाहिए वैसे ही यहाँ नकल खुद कर सकते हैं। नकल करने का मौका इन्होंने खुद दिया है, आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं पड़ोस वाले से कि इसका क्या होगा। वहाँ आप फंसेंगे। यहाँ आप अपना दिमाग अगर थोड़ा सा भी चलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए मेरा 199 का टारगेट कंप्लीट हुआ था जो मैंने किया था। इंग्लिश में मुझको नहीं आती, वहाँ मैंने तुक्का इसलिए मारा था क्योंकि मुझे जो जनरल पेपर के क्वेश्चन सोल्व करने थे वो 80 ही सोल्व करने थे। 80 क्वेश्चन जब मैंने सोल्व किए वहाँ मेरा स्कोर हो गया था 60 के आसपास। मुझको पता था कि यहाँ 60 के आसपास हो गया है। वहाँ भी जो 2-4 क्वेश्चन छूटते थे मेरे, जैसे 20 क्वेश्चन आते थे हिंदी में, मुझसे 2 छूटे, मैंने तुक्का लगा दिया आंखें बंद करके। उसमें भी से हो सकता है 1-2 सही हो गए हों, लेकिन अगर नहीं भी हुआ होगा मान लीजिए तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ लोग ऐसे करते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन में तुक्का मार रहे हैं। हमारे एक साथी ए पे लगा के सारे तुक्के आ गए भाई। ऑफलाइन पेपर और बिना निगेटिव मार्किंग वाला तो है नहीं कि आपको ए वाले सारे सेट कर दिए गए हैं। यहाँ तो आपको 125 नंबर पे कोई क्वेश्चन है, बराबर वाले कंप्यूटर से पूछेंगे तो उसका 125 पे कोई और होगा, तीसरे से पूछेंगे उसका 125 पे कोई और क्वेश्चन होगा। यहाँ ऐसे चलता है। तो यहाँ ए और बी और सी का आपको तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाना है कि आप आसपास के क्वेश्चन देख के लगा लीजिए, या अगर आपको 1-2 क्वेश्चन को ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ एक दूसरे को काट सकते हैं तब आप तुक्का लगाइएगा, उस अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ होता है कि करेक्ट मार्क के लिए 1 नंबर है और रॉन्ग मार्क के लिए 0.25 यानी 1/4 की यहाँ निगेटिव मार्किंग दी गई है। और इंग्लिश के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं उसको सेक्शन को करना स्टार्ट किया वहाँ मुझे लगा कि 5-6 क्वेश्चन जो आसान थे मेरे ठीक हो गए। इसके बाद मैंने तुक्का मार दिया क्योंकि मुझे पहले से ही टारगेट 120 था। पहले से ही जब से एग्ज़ाम देने की शुरुआत करने जा रहा था मैं तैयारी के टाइम पर ही 120 टारगेट फिक्स था और 120 हो भी गया है। इसीलिए कि वहाँ मैं बाकी तुक्का मार के भले ही मुझको नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ भी मैं कंफर्म नहीं था कि 5 क्वेश्चन हो ही जाएंगे ठीक, इसलिए मैंने अपना वहाँ नुकसान कर लिया, लेकिन मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे दिए हुए इन तरीक़ों से या दूसरे लोगों से पूछ के आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जीडी का कोई कोर्स ख़रीद लीजिए जनरल पेपर का। अगर आप उर्दू या पंजाबी या ऐसे सब्जेक्ट वाले हैं जहां आपके मार्क्स कम रहते हैं तो आप 40 नंबर अगर उर्दू में या अपने सब्जेक्ट में नहीं आए वहाँ 40% लाना ज़रूरी है। वहाँ 50 का टारगेट लेके चलिए। यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर बना सकें बनाइए, क्योंकि यहाँ कोई इतना टफ बहुत ज़्यादा पेपर नहीं आता है। टफ आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर आप तैयारी करेंगे 3-4-5 महीना तो 6 महीने का अभी भी आपको टाइम मिलेगा। अगर जो फॉर्म आएगा तो 6 महीने कम से कम आपको टाइम मिलेगा। 6 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही बातें अगर आपको मेरी अच्छी लगी हों, ये सारी बातें आपके काम की हों, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।